हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान विषय का 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। इस क्लास में हम 2019 के पेपर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न और साथ साथ जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न आए थे सभी को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक जो है वो पाया जाता है वनस्पति कोशिका में। एक चीज़ और ध्यान रखना, कोशिका भित्ति जिसको हम बोलते हैं शेल वॉल, ये कोशिका भित्ति भी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी कि वनस्पति कोशिका में ही पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या सैमुअल मोर्स ने। तो टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं वो हैं ग्राहम बेल यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, जंतु चारकोल, कोयला या फिर हीरा। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है हमारा हीरा। साथ साथ दो और आपके होते हैं, कौन कौन सा? एक हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, और दूसरा है आपका फुलरीन। यानी कि तीन कौन कौन से हो गए? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। बाकी के जो आपका काजल, कोयला, जंतु चारकोल, ये हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया हमारी कहलाती है वाष्पीकरण। अगर हम उल्टा चलें, हम चलें गैस से द्रव की तरफ, गैसीय अवस्था से कहाँ जाएं? द्रव की तरफ, तो ये क्रिया हमारी गैस से द्रव में बदलना कहलाएगा संघनन। ठीक है, द्रव से गैस, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वाष्पीकरण, और गैस से लिक्विड में आएंगे तो कंडेंसेशन। ठीक है, वो इवेपोरेशन रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस। तो चना और मटर की जड़ों में जो पाया जाता है आपका बैक्टीरिया वो होता है राइजोबियम, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा? जो आपका वातावरण है, उस वातावरण में अधिक से अधिक ऊर्जा संचित होने लगेगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा संचित होगी तो क्या होगा? दिन प्रतिदिन जो पृथ्वी है उसका वैश्विक या औसत तापमान पे वृद्धि हो जाएगी, और जैसे ही औसत तापमान में वृद्धि होगी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे शुक्र ग्रह है, वो पूछा जाता है ना कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसको वो ले लेती है और उसके बाद उसको वापस नहीं जाने देती, यानी कि वो उसी वातावरण में बनी रहती है। और क्या होता है उसके फलस्वरूप? जो शुक्र ग्रह है वो गर्म हो जाता है। सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो सूर्य से जो ऊष्मा आएगी वो क्या रहेगी? यहीं पर संचित होती रहेगी, यहाँ से वापस लौट के नहीं जाएगी। ठीक है, जो भी ऊष्मा रहेगी वो यहीं इसी वायुमंडल में संचित हो जाएगी, और उससे क्या होगा? हमारा जो तापमान होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, और तापमान वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ क्या है? पौधे का वह भाग जो प्रकाश और वायु से दूर अंधकार में वृद्धि करता है, अर्थात भूमि के अंदर विकसित होता है, जड़ कहलाता है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, पहली है मूसला जड़ और दूसरी हमारी अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची जो है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आपके जो उत्तोलक हैं वो तीन प्रकार से बांटे गए हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ये किस आधार पर बांटे गए हैं? तो उत्तोलक के तीन भाग होते हैं। पहला होता है आलंब, दूसरा होता है भार और तीसरा होता है आयास। बस इन्हीं के आधार पर बांटे गए हैं। जब आलंब बीच में होगा तो वो उत्तोलक होता है हमारा प्रथम श्रेणी का, जब भार बीच में होता है तो वो उत्तोलक होता है हमारा द्वितीय श्रेणी का, और जब आयास बीच में होगा तब वह उत्तोलक होगा हमारा तृतीय श्रेणी का। आलम किस किस में बीच में होता है? जैसे कैंची हो गई,
आलम वो पार्ट होता है जहाँ से वस्तु जो भी चीज़ है वो घूम रही होगी। तो कैंची में जो घूमने का हिस्सा है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। तो कैंची हो गई, आपका हेड पंप हो गया, ये किसके हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल। बात करते हैं भार। भार का मतलब है लोड। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन है, उसमें नींबू क्या है, भार का काम करेगा। और कहाँ रखा जाता है, बीच में। भार बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। बाकी के ये दोनों कहाँ होंगे, दो अलग अलग किनारों पे। एक किनारे पर आलंब होगा, दूसरे किनारे पर आपका आयास होगा। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाता है सरोता और नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका आ जाएगा चिमटा। चिमटा में आयास का मतलब है बल या प्रयास करना, ठीक है। चिमटे में बल कहाँ लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। एक किनारे पर हमारा भार होता है यानी कि रोटी होती है, और दूसरे किनारे पर आलंब होता है। किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा चिमटा, तृतीय श्रेणी का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का पहला उपयोग लिख सकते हैं, बोतल बनाने में, खिलौने बनाने में, पाइप बनाने में, थैलियाँ बनाने में, बहुत सारी हैं, बाल्टी बनाने में। पॉलीथीन बहुलक पूछा है यहाँ पर, वो वाली पॉलीथीन नहीं, थैलियाँ भी बनाई जाएंगी। पॉलीथीन एक बहुलक है और उसका यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में करते हैं, सीधी सी बात है। तो प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी अपने आसपास, सबके नाम लिख दो। पॉली बैग बनाने में ये सभी आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो। चाहे तो दूरदृष्टि दोष भी पूछ सकते हैं वो, या फिर आपसे निकट दृष्टि दोष भी। पहले बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। इसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अगर हमसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है। दोनों ही याद रखना। एक होती है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में हम द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदर्शिता, इसमें द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखाई देता, तो जो दृष्टि दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट का तो साफ साफ दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर का तो साफ साफ दिखाई देता है, निकट का बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ठीक है। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त है, तो आपका जो ऊंट है वो मरुस्थलीय वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है, तो ये क्वेश्चन जस्ट आपका पूछा गया था 2020 में, कि मरुस्थलीय में रहने वाले जंतु में अनुकूलन की विशेषताएं लिखो। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखाई थी कि जो ऊँट है इसके पैर लंबे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जो रेत में चलने में सहायता करते हैं, और जो गर्मी रहती है ज़मीन की वो उसके शरीर तक नहीं पहुँचती है। इनका मल बहुत शुष्क रहता है क्योंकि पानी की वहाँ पर कमी है, इसलिए पानी क्या है, कम से कम वेस्ट हो, पसीना कम निकलता है, ये सारी चीज़ें थी। तो आप आसानी से लिखते हैं। पानी, इनको प्यास बहुत कम लगती है, पानी स्टोर करके रख सकते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो ये आप इन सब में ऐड कर सकते हो, आपका आंसर अच्छा खासा 1 नंबर का बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा में हमारी वन संपदाएं सारी आ जाएंगी, जंगल वगैरह हो गए, जल वगैरह हो गए। इनके संरक्षण का उपाय तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मृदा बचाने की क्या क्या चीज़ें हैं, वन बचाने के क्या क्या हैं, कि वनों को कम से कम काटा जाए, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं। तो ये आपके कुछ 5-6 पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में लिखिए। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। पहली है हमारी चालन, जो होती है ठोस में, दूसरी होती है संवहन, और तीसरी विधि है विकिरण। तीसरी कौन सी विधि है, विकिरण। क्लियर। चालन विधि ठोसों में होती है। इसमें क्या होता है कि एक अणु गर्म होने के बाद अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले यानी कि पास वाले अणु को दे देता है। वह अणु जब गर्म हो जाता है तो फिर वो अपने पास वाले को धीरे धीरे अपने पास वाले को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और एक टाइम पर जो पूरा यंत्र है वो गर्म हो जाता है। जैसे आप चिमटा लो या और भी कोई लोहे का सामान लो, एक सिरा ऊष्मा की तरफ रखें और एक अपने हाथ में रखें, तो आप अनुभव करेंगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऊष्मा आपका हाथ जो है वो उस ऊष्मा को फील कर पाएगा। क्योंकि क्या है, एक सिरा पर ऊष्मा है ना,
धीरे धीरे वो अपने पास वाले अणु को ट्रांसफ़र करते रहेंगे और जहाँ पर आपका हाथ है वहाँ उसमें जो आपका जो भी लोहे का पार्ट होगा वो भी ऊष्मा से गर्म हो जाएगा, तो आप उसका अनुभव कर पाएंगे। ये चालन विधि में आता है। संवहन में क्या होता है? संवहन आपकी द्रव में होती है। तो जैसे पानी होता है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है, वो कैसे गर्म होता है? उसमें जो अणु ऊष्मा के पास होंगे, जैसे हमने गैस पे किसी पतीले में पानी रखा तो जो नीचे वाले अणु हैं वो ऊष्मा पाएंगे, गर्म होंगे और गर्म होके ऊपर उठ जाएंगे, और जो ऊपर के ठंडे अणु हैं वो कहाँ है? नीचे पहुँच जाएंगे। इस टाइप से धीरे धीरे ये क्रिया चलती रहेगी और पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो कोई भी एक विधि, विकिरण क्या है? सीधे सीधे रेस के रूप में आना, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से ऊष्मा आती है, विकिरण के रूप में आती है। तो ये तीनों ही मैंने आपको समझा दी हैं, अपनी भाषा में इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? तो प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक हैं जो जीवाणु को मार डालता है या फिर उनके विकास को कम कर देता है, रोक देता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है जिसका यूज़ कवक, प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी से जितने भी आपके जीव देखे जा सकते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, इनके संक्रमण के इलाज में किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका पत्तियों के कार्य क्या क्या होते हैं? तो पत्तियों के कार्य आप आसानी से लिख सकते हो। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाती हैं। पत्तियों के द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कुछ पौधों में पत्तियों के द्वारा जनन भी होता है, जैसे आपका अजूबा हो गया। थोड़ा सा और आप ऐड कर सकते हैं, श्वसन क्रिया में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऐड कर सकते हो कि पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। इस तरीके से आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखो। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, दोनों ही नियम को ध्यान रखना। 2020 में आपके परावर्तन के नियम पूछे गए थे शायद, तो वो दोनों ही ध्यान रखना। अपवर्तन परावर्तन दोनों कोई एक पूछा जा सकता है। अपवर्तन का नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर परावर्तन का नियम होता तो वहाँ क्या हो जाता? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर। अगला है अपवर्तन का नियम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, यानी कि sin I अपॉन sin R बराबर नियतांक। और वहाँ पर क्या होता था? परावर्तन में वहाँ होता था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि वहाँ पर होता था एंगल I बराबर एंगल R। ये परावर्तन का नियम है और ये वाला जो रहेगा वो किसका रहेगा? अपवर्तन का रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उत्तल दर्पण से। अवतल की बात करें तो अवतल से आभासी और वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सीधे भी और उल्टे भी। अगला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिखो। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग में आप लिख सकते हैं कि इनका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जैसे ब्रेड हो गया, पनीर वगैरह बनाने में, ठीक है। और इनका औषधियाँ बनाने में जो पेंसिलीन है कवक से बनाई जाती है, और कवक क्या है हमारा? एक सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं औषधि बनाने में हो जाएगा। खाने के बहुत सारे उत्पाद हैं जो क्या है इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। अल्कोहल हो गया, सिरका हो गया, ये सब बनाने में किसका यूज़ करते हैं? सूक्ष्म जीवों का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज। आपका 2018वां क्वेश्चन लास्ट कंप्लीट हो गया है। आपका 2019 का जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अगली क्लास में मिलेंगे आपके अगले प्रश्न पत्र के साथ। 2022 का 2020 का क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।